आज मैं आप लोगों को कराता हूँ डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म का एक क्वेश्चन। यहाँ पर हमको रियलाइजेशन अकाउंट बनाने के लिए बोला गया है, पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट बनाने के लिए बोला गया है और हमें कैश अकाउंट बनाने के लिए बोला गया है। और हमसे कहा जा रहा है कि आपको इस फर्म्स की बुक्स को क्लोज़ करना है, फर्म की बुक्स को क्लोज़ करना है, बंद करना है। यानी ये जो बैलेंस शीट मेरे सामने नज़र आ रही है, ये बैलेंस शीट अब ख़त्म हो जानी चाहिए, इसके सारे बैलेंसेस ख़त्म हो जाने चाहिए। ठीक है जी, चलिए देखें भाई, इस काम को आप 2 स्टेप्स के अंदर करेंगे, 2 भी नहीं, खैर 3 स्टेप्स होंगे। पहला बैलेंस शीट है, दूसरा एडिशनल इन्फॉर्मेशन है और तीसरा क्लोजिंग ऑफ अकाउंट्स है। ये 3 काम करने हैं आपको। डिसोल्यूशन का चैप्टर बड़ा आसान होता है। सबसे पहले आपको बैलेंस शीट से डील करना है, दूसरा आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन से डील करना है और तीसरा आपको अपने जो अकाउंट्स हैं उनको क्लोज़ करना है। अब जैसे मुझसे इन्होंने बनाने के लिए कहा है रियलाइजेशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और कैश अकाउंट। मैं इस क्वेश्चन को करना शुरू करता हूँ, ज़रा आप आराम से देखिए। सबसे पहले भाई देखो, अच्छे से मैं जानता हूँ कि मुझे अपना बिज़नेस करना है बंद। बिज़नेस करना है बंद तो सारे एसेट्स बेचूंगा, सारी लाइबिलिटीज़ को पे करूँगा। लेकिन एसेट्स को पे करने से, बेचने से पहले और लाइबिलिटीज़ को पे करने से पहले हमको कुछ अकाउंट्स का प्रिपरेशन करना पड़ता है। जैसे कि मेरे सामने है रियलाइजेशन अकाउंट, मेरे सामने है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और मेरे सामने है कैश अकाउंट। अब आप क्या करेंगे, सबसे पहले जितने भी आपके ये एसेट्स हैं मुझे बताएं फटाफट से। एसेट्स का नेचर क्या होता है? डेबिट नेचर होता है। सारे एसेट्स को रियलाइजेशन की डेबिट साइड पे भेज देंगे। टू गुडविल 25,000, फिर आता है हमारा पेटेंट्स, $5,000, फिर आता है हमारा लैंड एंड बिल्डिंग, 80,000, प्लांट एंड मशीनरी। देख रहे हैं आप, जितने भी एसेट्स हैं मैं उन सबको रियलाइजेशन की डेबिट साइड पे लिख रहा हूँ, क्योंकि मुझे सारे एसेट्स के अकाउंट को क्लोज करना है ना बेटा। जब बिजनेस ही नहीं रहेगा तो एसेट्स अकाउंट का बैलेंस क्या करेगा? मैं सारे के सारे एसेट्स को रियलाइजेशन अकाउंट में भेज दूंगा। कार के बाद है डेटर्स, अब लास्ट में बच जाता है कैश अकाउंट। क्या कैश अकाउंट के 2,000 के बैलेंस को भी रियलाइजेशन में भेजूं? यार एक बात बताओ, ये सारे एसेट्स, चाहे गुडविल हो, पेटेंट्स हो, लैंड एंड बिल्डिंग हो, प्लांट एंड मशीनरी हो, कार हो, डेटर हो, ये सारे एसेट्स बिकने के बाद कैश में कन्वर्ट होंगे। यानी जब ये सारे के सारे रियलाइज, इनको बेचने का मतलब है रियलाइज्ड करना। क्या रियलाइज्ड करना चाहते हैं आप इनसे? सर मैं इनसे कैश रियलाइज्ड करना चाहता हूँ। इन सारे एसेट्स को बेचने की तैयारी के लिए मैं इन्हें रियलाइजेशन अकाउंट में भेज रहा हूँ। लेकिन कैश तो एक ऐसा एसेट है ना जो ऑलरेडी रियलाइज्ड है। क्या आप कैश अकाउंट को भी रियलाइजेशन में भेजोगे? नहीं, मैं कैश अकाउंट को रियलाइजेशन में नहीं भेजूंगा। कैश अकाउंट अपने ही अकाउंट में मौजूद रहेगा, डेबिट साइड पर लिखा जाएगा टू बैलेंस BD 2,000 रुपये। अब देखो एक बात ध्यान से सुन लो, एसेट साइड पर लिखी हुई जो भी चीज़ें थी सबका नेचर डेबिट था। अब चाहे मैंने उन्हें रियलाइजेशन में लिखा हो, चाहे पार्टनर्स कैपिटल में लिखा हो या कैश में लिखा हो, लिखूंगा मैं उन्हें डेबिट साइड पे ही। तो मैंने सारी डेबिट साइड पे लिख दी क्योंकि एसेट्स का नेचर डेबिट होता है। अब ऐसे ही लाइबिलिटी साइड की नेचर की जितनी भी चीज़ें हैं, चाहे मैं उन्हें रियलाइजेशन में लिखूँ, पार्टनर्स कैपिटल में लिखूँ या कैश में लिखूँ, लिखूंगा मैं उन्हें क्रेडिट साइड पर ही, क्योंकि लाइबिलिटीज़ का नेचर क्या होता है? क्रेडिट होता है। अब देखें भाई, जितनी भी हमारी आउटसाइडर लाइबिलिटीज़ हैं, क्या कहा मैंने? आउटसाइडर लाइबिलिटीज़, वो तो चली जाती हैं रियलाइजेशन में। जैसे कि एक हमारे पास आउटसाइडर लाइबिलिटी थी क्रेडिटर, ये चली गई रियलाइजेशन में।
और जो पार्टनर का कैपिटल अकाउंट है ये भी हमारे ऊपर लाइबिलिटी है, लेकिन मैं इसे रियलाइजेशन में नहीं, इसका अपना खुद का अकाउंट बनाता हूँ। तो यहाँ मैं लिख दूंगा बाई बैलेंस BD 80,000, 80,000, 60,000। हाँ जी, स्टेप 1 क्या था हमारा, क्या हमें बैलेंस शीट से रिलेटेड सारी आइटम्स, बैलेंस शीट से रिलेटेड सारी आइटम्स को अपनी अपनी जगह लिख देना है। सारे एसेट्स का नेचर डेबिट था, या तो वो रियलाइजेशन के डेबिट में गए या कैश के डेबिट में गए। सारी लाइबिलिटीज़ का नेचर क्रेडिट होता है, अगर लाइबिलिटी पार्टनर के कैपिटल से रिलेटेड है तो पार्टनर कैपिटल में गई, और अगर लाइबिलिटी आउटसाइडर है तो रियलाइजेशन में गई। अब दूसरा काम क्या है, एडिशनल इन्फॉर्मेशन। अब आपको बैलेंस शीट को नहीं देखना, अब बस आप एडिशनल इन्फॉर्मेशन को देखेंगे। अच्छा, वैसे एडिशनल इन्फॉर्मेशन आपसे करवाएगी क्या? सर ये जितने भी एसेट्स हैं मुझे इन्हें बेचना है। एसेट्स रियलाइजेशन की कौन सी साइड पे लिखे हुए हैं? डेबिट साइड पे लिखे हुए हैं ना। अगर आपने एसेट्स बेचा और बेचकर पैसे आए तो आप लिखेंगे बाई कैश। अगर बेचकर पैसे नहीं आए, कोई पार्टनर उस एसेट को ले गया, तो आप लिखेंगे बाई पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। इन दोनों में से एक चीज़ क्रेडिट साइड पे लिखी जानी है अगर आप रियलाइजेशन से एसेट को बेचते हैं तो। समझ में आई बात या नहीं आती? लाइबिलिटी की मैं बाद में बात करूँगा, पहले एसेट बेचने की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन ने बताइए क्या क्या बताया। फॉर्म डिसॉल्व हुई, एसेट्स रियलाइज किए गए, गुडविल बेची गई 20,000 में, लैंड एंड बिल्डिंग बेची गई 94 में, कार बेची गई 28 में। गुडविल, लैंड एंड बिल्डिंग, कार, इन 3 के बारे में बता दिया। और डेटर के बारे में कहा कि डेटर जो बुक वैल्यू नज़र आ रही है आपको, उसका 50% आपको डेटर से मिल गया। चले भाई, मैं यहाँ लिखूंगा बाई कैश। कोई भी एसेट ऐसा नहीं है जिसे पार्टनर लेकर जा रहा हो, तो सारे एसेट कैश में ही बिक रहे हैं। सबसे पहले गुडविल के बारे में बताया, गुडविल कितने की बिकी? 20,000 की। लैंड एंड, सर पेटेंट के बारे में नहीं बताया। देखो भाई, पेटेंट के बारे में नहीं बताया तो सर मैं क्या मानूं 5,000 में ही बिक गया? एक बात मैं आप लोगों को समझा रहा हूँ, अगर किसी एसेट के बारे में आपको ना बताया गया हो कि वो कितने में बिका है, तो आपको एक चीज़ चेक करनी है, क्या वो एसेट इंटेंजिबल है? अगर वो इंटेंजिबल है तो आप मानेंगे कि वो बिका ही नहीं, क्योंकि इंटेंजिबल एसेट की कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस तो होती नहीं है। अगर उनकी कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होती और क्वेश्चन मुझे उनके बारे में नहीं बताता, तो फिर मैं मान के चलूँगा कि वो बिक ही नहीं पा रहा। लेकिन अगर वो टेंजिबल एसेट है, टेंजिबल, तो फिर उसकी फिजिकल एग्जिस्टेंस होती है। अब कुछ ना कुछ अमाउंट में तो वो बिका होगा। अगर क्वेश्चन ने मुझे कुछ नहीं बताया कि वो कितने में बिका है, तो मैं मानकर चलूंगा कि जो उसकी बुक वैल्यू थी वो उतने में ही बिक गया। ये बात आपको ध्यान में रख लेनी है, ठीक है ना। चलें क्वेश्चन को दोबारा देख लेते हैं। गुडविल इंटेंजिबल एसेट है, अगर ये मुझे नहीं बताता ना ये कितने में बिका है, तो मैं मान के चलता गुडविल 0 रुपीज़ में बिकी है। पेटेंट, इसके बारे में नहीं बताया, इंटेंजिबल एसेट है, मैं मानूंगा कि फिर ये नील वैल्यू में बिका है। लैंड एंड बिल्डिंग के बारे में बता रखा है 94,000। हाँ जी, प्लांट एंड मशीनरी के बारे में नहीं बता रखा सर, तो मैंने क्या कहा था, टेंजिबल एसेट है तो जितने की बुक वैल्यू है मान लो उतने में ही बिक गया। प्लांट एंड मशीनरी 56,000 में बिक गया मान लो। अगर ये इंटेंजिबल एसेट होता तो मैं मानता कि बिका ही नहीं, अगर मुझे क्वेश्चन नहीं बताएगा तो। कार 28,000 में बिक गई। लास्ट आता है डेटर। डेटर के बारे में बताया जा रहा है 50% अमाउंट रियलाइज हो रहा है, यानी 24,000 रुपये। ठीक है जी, सारे एसेट्स रियलाइजेशन के डेबिट में थे। जब मैंने इन्हें बेचा तो रियलाइजेशन अकाउंट को क्रेडिट कर दिया। ठीक है, अब रियलाइजेशन क्रेडिट हुआ है तो कोई दूसरा अकाउंट डेबिट भी होगा। कौन सा अकाउंट डेबिट होगा? सर ये एसेट कैसे बिके? कैश में, तो कैश अकाउंट डेबिट होगा। 20,000, 94,000, 1,14,000। 1,14,000 में 56,000 जोड़े, ये होगा हमारे 1,70,000। 1,70,000 में 28,000 जोड़े, 1,70,000 में 28 जोड़े 198, 198 में 24 जोड़े, ये बन गए 2,22,000। देखो रियलाइजेशन क्रेडिट हुआ ना। अब हाथ के हाथ कैश अकाउंट को डेबिट कर दो टू रियलाइजेशन। $2,22,000। समझ में आई बात या नहीं है? बिल्कुल सर। रियलाइजेशन अकाउंट की डेबिट साइड पर थे सारे एसेट्स। अब जब वो बिकेंगे तो रियलाइजेशन अकाउंट को क्रेडिट किया जाएगा, लेकिन हर ट्रांजैक्शन की एक डबल एंट्री होती है।
अगर रियलाइजेशन क्रेडिट हुआ है तो डेबिट में या तो पार्टनर कैपिटल आना था या फिर कैश अकाउंट आना था। अब ये क्वेश्चन बताएगा कि एसेट को पार्टनर लेकर गया है या फिर एसेट के बदले कैश मिला है। अब आपको क्वेश्चन कह रहा है एसेट के बदले कैश मिला है तो रियलाइजेशन तो क्रेडिट हो गया, लेकिन जब एसेट के बदले कैश मिला है तो कैश को डेबिट कर दिया। ठीक है जी सर, समझ में आ गई। सारे एसेट्स बिक गए। अब आते हैं हम लाइबिलिटी साइड पे। आप मुझे बताएं लाइबिलिटी कहाँ लिखी हुई है रियलाइजेशन की? क्रेडिट साइड पे। जब आप इसे पे करोगे तो एंट्री कहाँ डालोगे? डेबिट साइड पे। तो आपने लिखा टू बैंक अकाउंट। क्वेश्चन बता रहा है भाई कितने में पे हुई, नहीं बता रहा, तो जितने की लिखी हुई है उतने की मान लेंगे। टू बैंक अकाउंट, क्रेडिटर्स 50,000। सर एक लाइबिलिटी है रियलाइजेशन एक्सपेंस की, वो तो लिखी हुई भी नहीं है फिर भी पे हो रही है। भाई पे हो रही है तो फिर तो पे तो करनी पड़ेगी। लिखेंगे एक्सपेंस कितने का? 2,000 रुपये का। भाई चाहे लाइबिलिटी लिखी हो या ना लिखी हो, समझ में आई बात या नहीं आती? मैं पेमेंट अगर करी जा रही है तो आपको पेमेंट करनी पड़ेगी। समझे कि नहीं समझे? लाइबिलिटी अगर होती तो कहाँ होती? क्रेडिट साइड पर होती। अब जब आप उसे पे करोगे तो आप कहाँ लिखोगे? डेबिट साइड पे लिखोगे। सर रियलाइजेशन एक्सपेंस के बारे में तो लिखा हुआ ही नहीं है। तो भाई नहीं लिखा हुआ तो आप ये मानकर चलो कि वो लाइबिलिटी यहाँ पर 0 रुपीज़ से है और आपने उसकी पेमेंट 2,000 से कर दी, तो आपको लॉस हो गया नहीं हो गया? सीधा सीधा लाइबिलिटी की वैल्यू 0 थी लेकिन फिर भी 2,000 रुपये देने पड़ रहे हैं, तो वो आपके प्रॉफिट को कम कर रहा है। तो रियलाइजेशन एक्सपेंस का काम ही क्या है? प्रॉफिट को कम करना। समझे कि नहीं समझे? तो आपने लाइबिलिटी क्रेडिट साइड पे लिखी होती हैं, उनको आपने पे करने के लिए डेबिट कर दिया। अब अगर ये डेबिट रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट हुआ है तो क्रेडिट में क्या आएगा? क्रेडिट में दूसरा अकाउंट आएगा कोई। हाँ जी, अगर या तो ये लाइबिलिटी पार्टनर पे करता तो पार्टनर का कैपिटल क्रेडिट होता, लेकिन आपने खुद पे करी, आपने कैश पे करा तो आप कैश को क्रेडिट करेंगे। यहाँ पर टू बैंक की जगह टू कैश लिख लीजिए। यहाँ पर जाएंगे बाय रियलाइजेशन, क्रेडिटर की वजह से कितने गए पैसे? क्रेडिटर की वजह से गए हैं आपके 50,000 रुपये और रियलाइजेशन एक्सपेंस की वजह से कितने गए हैं? 2,000 रुपये। चलो भाई एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी पूरी हो गई हमारी। 2 काम पूरे हो गए, बैलेंस शीट का काम भी पूरा हो गया, एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी पूरी हो गई। एडिशनल इन्फॉर्मेशन में कुछ नहीं होता, एसेट बिकना होता है, लाइबिलिटी पे करनी होती है, कहानी खत्म हो चुकी है। अब तीसरा काम मैंने क्या बताया था कि सारे अकाउंट को धीरे धीरे करके क्लोज करो। रियलाइजेशन अकाउंट में आपने क्या करा? एसेट को बेचा तो मुनाफा या नुकसान हुआ होगा, लाइबिलिटी को पे किया मुनाफा या नुकसान हुआ होगा। तो अब रियलाइजेशन अकाउंट से आपको ये पता लगाना है कि एसेट्स को पे करने से, एसेट को बेचने से और लाइबिलिटी को पे करने से आप फायदे में गए हैं या नुकसान में गए हैं। अब आपको क्रेडिट साइड को टोटल करना होगा। अगर क्रेडिट साइड हुई ज़्यादा तो आपको प्रॉफिट मिलेगा। एक एक करके तीनों अकाउंट को क्लोज करूंगा मेरे बच्चे में, ठीक है ना? हाँ जी, क्रेडिट साइड का टोटल अगर मैं करूं तो ये बन रहा है 2,72,000। वैसे मुझे अभी मालूम नहीं कि क्रेडिट साइड का टोटल ही ज़्यादा हो या कम हो, पहले एक बार चेक कर लेते हैं, है ना? हाँ जी, अगर मैं टोटल करूं तो ये साइड बन रही है 272 की, और अगर इनका टोटल किया जाए 25, 30, 1, 10, 1, 66, 166 में 4 जोड़े 170, 2, 20, 268, 318, 320, ये ज़्यादा है भाई। ये 3,20,000 से ये वाली साइड ज़्यादा है, तो इसका मतलब डेबिट साइड पर अमाउंट ज़्यादा है और क्रेडिट साइड पर अमाउंट कम है, तो इसका मतलब आपको लॉस हुआ है, ठीक है ना? तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा बाई, क्योंकि जो भी लॉस है वो कहाँ जाता है? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में जाता है। एक एक करके अकाउंट क्लोज करना है हमें। 3 पार्टनर्स हैं, ए, बी और सी। 272 टोटल था, 320 आ रहा है, ये 48,000 हो गया, ठीक है ना? अब ये जो 48,000 है इसको 2:1:1 में बांटेंगे हम, तो ए को मिलेगा 24,000, बी को मिलेगा 12,000 और सी को मिलेगा 12,000। ये जितना भी अमाउंट है रियलाइजेशन अकाउंट क्लोज हो गया। अब रियलाइजेशन का बैलेंस कहाँ जाएगा? पार्टनर्स कैपिटल में। दें जी, रियलाइजेशन की क्रेडिट साइड पर है तो पार्टनर्स कैपिटल की डेबिट साइड पर आ जाएगा।
24, 12 और 12। ठीक है जी, लिख दिया हमने यहाँ पर इसे। यहाँ तक की कहानी हमारी पूरी हो गई। अब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का क्या करना है भाई? भाई पार्टनर्स कैपिटल को उनका पैसा वापस करना है। ए का कैपिटल 80,000 का था, लेकिन 24,000 से उसका कैपिटल कम हो गया, तो आप उसको पेमेंट करेंगे। लिखेंगे टू कैश अकाउंट। कितनी पेमेंट करेंगे? 80,000 का बैलेंस था, 24,000 से कम हो गया, तो आप बताएं उसको कितनी पेमेंट की जाएगी? 56,000 की पेमेंट की जाएगी। बी का ओपनिंग बैलेंस 80,000 था, 12,000 से कम हो गया, इसको कितनी पेमेंट की जाएगी? 68,000 की जाएगी। 60,000 था, 12,000 की पेमेंट हो गई इसको भी, और सॉरी 12,000 से कम हो गया, तो इसको कितनी पेमेंट की जाएगी? 48,000 की। चलें जी, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी हमारा ख़त्म हो गया। इसका टोटल 80,000, 80,000, 60,000, 80,000, 80,000, 60,000। लास्ट चलते हैं कैश अकाउंट में। अब देखो आपने पेमेंट करी है, पार्टनर्स कैपिटल डेबिट हुआ है, तो कैश अकाउंट क्या होगा? क्रेडिट होगा। बाई एस कैपिटल, बाई बीस कैपिटल, एक एक करके सब क्लोज होते चले जा रहे हैं, एक का बैलेंस दूसरे में जाता चला जा रहा है। ठीक है जी, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट हुआ था, तो पार्टनर्स कैपिटल डेबिट हो गया। फिर पार्टनर्स कैपिटल कैश की वजह से डेबिट हुआ, तो कैश अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। ए को पैसा देना पड़ा 56,000, बी को पैसा देना पड़ा 68,000, और इसको पैसा देना पड़ा 48,000। अब कैश अकाउंट का बैलेंस टोटल करेंगे, दोनों साइड का टोटल मैच होना चाहिए, क्योंकि दोनों साइड का टोटल मैच होने का मतलब है कैश अकाउंट में जितने पैसे आए उतने पैसे गए। अब आप देखें 2,000 इधर, और ये हुआ 2,24,000। अब ये 2,24,000 रुपये आपकी जेब से चले भी जाने चाहिए। अगर आप क्रेडिट साइड का टोटल करेंगे तो आपको उसका क्रेडिट साइड का टोटल भी 2,24,000 ही नज़र आएगा। इसका मतलब जितना पैसा आया उतना पैसा गया, आपके पास कोई कैश नहीं बचा। सारे एसेट बिक गए, सारी लाइबिलिटी पे हो गई, पार्टनर्स को उनका पैसा पे हो गया, फर्म का पूरा कैश ख़त्म हो गया, और यहीं पर हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ठीक है जी, आपको समझ आया क्या क्या काम किया आपने? सबसे पहले सारी बैलेंस शीट को या तो रियलाइजेशन में, या पार्टनर्स कैपिटल में, या कैश अकाउंट में लिख देना है। समझ आई? एसेट्स को डेबिट साइड पे, लाइबिलिटीज़ को क्रेडिट साइड पे। उसके बाद एडिशनल इन्फॉर्मेशन को यूज़ करना है आपको, और एसेट्स और लाइबिलिटीज़ को पे करना है। एसेट्स बेचनी है, लाइबिलिटी पे करनी है। तीसरा काम है तीनों अकाउंट को क्या करना है मेरे बच्चे? क्लोज करना है। बात खत्म हो जाती है। ठीक है।